बच्चों जैसे हमसे पूछा जाए कि फ़िज़िक्स क्या है, तो फिज़िक्स की डिफिनीशन सबसे बेहतरीन क्या हो सकती है। भाई फिज़िक्स की बहुत सारी आप डिफिनीशन पढ़ेंगे, लेकिन द रूल बुक है ना, फिज़िक्स की क्या डिफिनीशन हो सकती है। द रूल बुक ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ये कहना मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स पर जितना आपका कमांड होगा, जितने परसेंट फिजिक्स पर आपका कमांड होगा, उतने परसेंट यूनिवर्स पर आपका कमांड होगा। तो ये बहुत मोटी मोटी बातें हैं। आज का जो लेक्चर है उसका केवल और केवल इतना उद्देश्य है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हुए डीमोटिवेट हों तो ये हमारा लेक्चर आपको आकर्षित करे, मतलब मोटिवेशन दे। तो आज के लेक्चर का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हुए डीमोटिवेट हों तो इस लेक्चर को देख करके आपको मोटिवेशन मिल जाए। इसमें मैं कुछ बातें करूंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा और बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा जिसको करके आप जब भी आपको डीमोटिवेशन मिले मोटिवेट हो सकते हैं। तो बिना देर किए हम एक हंसने वाली बात से यहाँ हम शुरू करते हैं। देखो ये फिजिकल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है बच्चों, तो ये वाला चैप्टर काट दिया गया। तो ये वाला चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया। फिलहाल इसको अब कोई पढ़ाता भी नहीं, लेकिन यहाँ एक बहुत हंसने वाली चीज़ लिखी गई है जिससे कि आप पढ़ करके हंस सकते हैं। ये फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बहुत हंसने वाली चीज़ लिखी गई है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। देखो मैं पढ़ करके तुम्हें समझाता हूँ। टेक्स्ट बुक ऑन द साइंस में गिव यू रॉन्ग इम्प्रेशन दैट स्टडीइंग साइंस इज ड्राई एंड ऑल टू सीरियस। ये कह रहा है पहली लाइन में कि बहुत सारी साइंस की किताबें तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं हम लोगों को। वो गलत इन्फॉर्मेशन क्या देंगी कि साइंस पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, मतलब मैं पढ़ाने वाला और तुम पढ़ने वाले लोग, तो ये क्या कह रहा है, दैट द साइंटिस्ट आर एब्सेंट माइंडेड। मतलब कि तुम भी एब्सेंट माइंडेड हो और मैं भी एब्सेंट माइंडेड हूँ। तो इंट्रोवर्ट मतलब कि जो किसी से ना बोलता हो, अपने अंदर ही सोचता रह जाता हो। हु नेवर लाफ जो कभी हंसता ना हो, आर ग्रीन, है ना। तो देखो मतलब इसमें क्या लिखा, इसने ये लिखा कि भाई कुछ साइंस की किताबें ऐसा आपको बता सकती हैं कि साइंटिस्ट जो है वो एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं और उसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों बड़ा ही यू कैन से इरिटेटिंग हो सकता है। तो ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन साइंस की किताबें आपको दे सकती हैं। ये बात कौन बता रहा है, ये बात हमको एनसीईआरटी बता रही है, लेकिन ये फिर से वो कह रही है कि ये सच नहीं है। तो दिस इमेज ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट इज पेटेंटली फॉल्स। तो ये बात पूर्णतया गलत है। साइंटिस्ट्स लाइक एनी अदर ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हैव देयर शेयर ऑफ ह्यूमरिस्ट्स एंड मैनी हैव लेड देयर लाइव्स विथ ए ग्रेट साइंस। अब जल्दी से बिना हम समय आपको गंवाए इसका मतलब आपको समझा देते हैं। ये दो बड़े वैज्ञानिक गैमो और फाइनमैन, है ना। तो ये इनके विषय में कहा जाता है कि बहुत जो भी किया इन्होंने बहुत ज़्यादा हंस करके किया, इंटरटेनमेंट लेकर के किया और बहुत बड़ा नाम है बच्चों। ये दोनों नाम अगर आप पढ़ना चाहें इनके विषय में तो जितना ही पढ़ें, जितनी तारीफ़ की जाए इन वैज्ञानिकों की उतना ही कम है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस पढ़ने वाले लोग और पढ़ाने वाले लोग एब्सेंट माइंडेड होते हैं जैसा इसमें लिखा गया है ना। ना हम एब्सेंट माइंडेड हैं ना आप एब्सेंट माइंडेड हैं। तो हम दोनों लोग मिल करके साइंस की बात के विषय में बात करेंगे। और इसमें ये कहा गया कि मतलब कि जो साइंस की किताब कभी कभी आपको ऐसा मिल सकती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती है कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला ये दोनों एब्सेंट माइंडेड होते हैं और
जो वैज्ञानिक होते हैं वो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये सब गलत बातें समाज में मिल सकती हैं जो कि पूर्णतः गलत है। एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए हम सभी लोग फिजिक्स में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आइए फटाफट हम चीज़ों को आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो ये ऐसा उस चैप्टर में ये ऐसे कुछ पॉइंट हैं, इसी पॉइंट के तहत बच्चों हम आपसे डिस्कशन कर लेंगे फटाका। जैसे व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या है ना। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ये क्या है। फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है ना। फिजिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी बनाती है, टेक्नोलॉजी से फिर नई फिजिक्स बनती है। फंडामेंटल फोर्सेस, वो कौन से फोर्सेस हैं जिनकी वजह से हम आप और ये पूरा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है। और नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंट के अंतर्गत हम चीज़ें देख लेंगे। आप चाहें तो कलम कापी ले के बैठ सकते हैं या इसको इंटरटेनिंग चैप्टर के रूप में, एक मोटिवेशन के रूप में आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं आपके साथ बहुत ढेर सारी बातें। तो कौन कौन सी बातें करेंगे, चलो फटाफट देख लेते हैं। तो क्या है फिजिक्स, देखो अब ये सब चीज़ें मुझे नहीं लग रहा है कि इस पर मुझे समय देने की आवश्यकता भी है ज़रा सी। तो व्हाट इज फिजिक्स, तो ये आप लाइन पढ़ सकते हैं। फिजिक्स क्या है भाई, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, पहले तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है। फ्रॉम फॉलन एप्पल टू, ये कहानी सब बच्चा जानता है ना। फॉलन एप्पल टू फॉलिंग इन लव, है ना। इट इज़ द, मतलब कि कैसे सेब गिरता है और कैसे कोई किसी के प्रेम में फंस जाता है, इन दोनों चीज़ों की व्याख्या ये फिजिक्स करती है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड एआई। तो बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे ये ना सोचें कि बायोलॉजी पढ़ने से केवल दवा बना सकते हैं, बिना फिजिक्स के वो दवा हुआ संभव नहीं है। तो इसलिए फिजिक्स में मन लगाने की ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव टाइम। देखो आजकल हम नेगेटिव टाइम की बात कर रहे हैं और वार्प ड्राइव्स इसकी बात कर रहे हैं। ये दोनों शब्द आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये मोटी मोटी बातें आप जो है कुछ इसमें से नोट्स बना सकते हैं जब भी आप चाहें। ये देखो फ्यूसिस वर्ड से इसको ये चीज़ है ना। तो ये फिजिक्स की डिफिनीशन क्या, इट वैसे पहले भी लिखा है, इट्स द रूल बुक ऑफ द यूनिवर्स। और यहाँ एक दो डिफिनीशन हमने लिखा है आपका समय बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें करनी हैं। तो जल्दी से हम अभी आगे बढ़ेंगे और काम की चीज़ पर ज़्यादा रुकेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस पर मुझे समय देना चाहिए। ये स्लाइड आप रोक करके देख करके आप पढ़ सकते हैं, क्लास 9 वगैरह में ये बातें बताई गई हैं। अब यहाँ समरी की अगर हम बात कर लें छोटा सा, तो ये देखो ये लाइन्स पढ़ने लायक हैं। इस पर समय देने की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है कि है भाई। तो इस पर समय देने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा अगर पढ़ लें आप या नोट्स बना लें, 6 पॉइंट है तो ये बेहतरीन, मतलब कुल मिलाकर के ये पूरा चैप्टर वनली फॉर योर मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन के लिए है। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ से देखो, फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड दियर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फेनामेनन, है ना। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये एनसीईआरटी का वो चैप्टर है जो हटा दिया गया है, लेकिन ये मोटिवेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। इस पूरे चैप्टर में बहुत मोटिवेशन है और बहुत सारी अलग बातें जोड़ करके हम कुछ आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला पेज आप रोक करके पढ़ सकते हैं। अगर इसमें कुछ मेन शब्द पर मैं आपसे बात कर लूँ तो क्या चीज़ जो है यहाँ पर देखो, जैसे लिखा गया सिमेट्री प्ले सेंट्रल रोल इन मॉडर्न थ्योरीज, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। देखो एक वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि इक्वेशन सुंदर दिखने चाहिए, है ना। तो सिमेट्री जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस वाले पेज को मुझे लगता है कि आपको रोक करके समझ करके
पढ़ना चाहिए, है ना। तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ बातें अगले वाले पेजेस में हैं, तो वहाँ पर हम आपके साथ पढ़ करके साझा करेंगे। यहाँ कुछ सामान्य बातें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, वही पुरानी बातें हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। जैसे नेचर ऑफ फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो देखो ये इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो है भाई ये स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, है ना। तो ये नैनो टू गैलेक्टिक, इसकी स्केल क्या है, नैनो टू गैलेक्टिक, मतलब बहुत छोटे लेवल से लेकर के बहुत आगे तक हम इसके विषय में समरी में हम क्या क्या, जैसे यू कैन से नेगेटिव टाइम, फास्टर क्वांटम टेक्नोलॉजी। अगर नेगेटिव टाइम को हमने समझा तो फिर हमारी क्वांटम टेक्नोलॉजी पर पकड़ मजबूत होगी। अगर फिफ्थ फोर्स को हम समझ पाए तो शायद बहुत कुछ नया बदल जाएगा, न्यू रियलिटी पिलर, है ना। टाइम क्रिस्टल को अगर हम समझ पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि इटर्नल क्लॉक के रूप में हमें होगी। जेम्स वेब जो है वो क्या कर रहा है, बिग बैंग को नए सिरे से सोच रहा है। तो ऐसी मोटी मोटी बातें यहाँ पर, मतलब फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी तो मैजिक तो होना तय है ना। अब ये थर्मोडायनेमिक्स, ईएम वेव, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी देखो हुई तो हमें क्या क्या मिला, लैपटॉप मिला, फ़ोन मिला, एआई मिला। ईएम वेव की डिस्कवरी हुई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी हुई तो वायरलेस, है ना। ईएम वेव की डिस्कवरी अगर हुई तो हमें वायरलेस रेडियो, टीवी और इंटरनेट, ये सारी चीज़ें मिली बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स की डिस्कवरी हुई तो हमको इंजन मिल गया। न्यूक्लियर फिजिक्स की डिस्कवरी हुई तो हमने एमआरआई और न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त किया। तो बहुत देखो मोटी मोटी बातें। अब देखो कितना कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ये देखो ये फिजिक्स के पेज का कवर है। ये मतलब ये भाई देखो क्लास 12th की फिजिक्स बिल्कुल सामान्य फिजिक्स नहीं है। वो ठीक है, सामान्य चीज़ें उस हम पढ़ते जीरो से, उसको भाई पढ़ते हैं जीरो से, लेकिन देखो बहुत सीधी सी बात है। एक मैं इस पेज को क्यों लिया हूँ, एक क्लास 12th की फिजिक्स के पेज पर छपा हुआ चित्र है। अब ये क्या है देख लो, ये देखो जैकेट सा दिख नहीं रहा है, ये जो यू कैन से जैसे ऐसा लग रहा हो कि ये आयरन मैन जो पहन करके उड़ता है ना। तो देखो ये क्या है, ये है भाई, ये ITER टोकामैक रिएक्टर है। ये यही वाला फिगर, इसी को थोड़ा सा और क्लियर कट, तो ये चीज़ ITER टोकामैक रिएक्टर, तो मतलब ये चीज़ जो है आपके फिजिक्स की किताब की कवर पर छपा हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई हमें कुछ बड़ा सोचना है और कुछ बड़ा करना है ना। तो ये चीज़ जो है बहुत सिंपल और मोटी बात। और हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो देखो स्कोप इसका माइक्रो और मैक्रो दोनों है। और क्या मतलब है इसका, तो इस वाले पेज में आप देख लो। ये जो हमारी फिजिक्स है बच्चों, ये जो हमारी फिजिक्स है बच्चों, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये हमारी जो फिजिक्स है बच्चों, तो भाई आपको पता है कि ये क्लास है हमारा 11th और एक क्लास है हमारा 12th। तो 11th में ये 3 पार्ट, इसको हमने जल्दी से समय बचाने के लिए लिख रखा है। ये जो है मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ना पड़ेगा, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, बहुत बढ़िया चैप्टर। ग्रेविटेशन 9th में थोड़ा बहुत पढ़ करके आए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा क्या मतलब, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, है ना। अब देखो ये मैकेनिक्स के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे। और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ लेंगे या मैटर पढ़ लेंगे, चाहे जो भी कहो। कुछ लोग इसको मैकेनिक्स के अंतर्गत ही रख लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रख लिया है। और थर्मल फिजिक्स एंड केटीजी है ना, और थर्मोडायनेमिक्स,
तो ये बी वाले पार्ट के अंतर्गत पढ़ लेंगे। ऑसिलेशन एंड वेव में आप बेहतरीन एसएचएम वेव और साउंड वेव के विषय में जानेंगे। ये तो 11th की बात हो गई। क्लास 12th की अगर हम बात करें तो इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। 11th को 3 पार्ट में, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव। क्लास 12th को भी 3 पार्ट में बांटा गया। देखो, ए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है ना। बी क्या है, ऑप्टिक्स है। सी क्या है, मॉडर्न फिजिक्स है। तो ए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में ये 7 चैप्टर है हमारे पास। तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, और ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 2 बहुत बेहतरीन चैप्टर। 10th में आपने रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा पढ़ा है, यहाँ पर हम बहुत मजे लेंगे उस चैप्टर का। और मॉडर्न फिजिक्स, देखो सत्य तो ये है कि ये मॉडर्न फिजिक्स हमें क्वांटम, है ना, क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत है, तो बहुत मज़ा यहाँ पर आता है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई के विषय में, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये कुल मिलाकर के 11th और 12th का आपके सामने चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारे मज़े लेंगे। देखो, आप कहोगे गुरुजी आपने जो है क्या नहीं लिखा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हाँ, वो पहला चैप्टर है, उसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले ही। लेकिन कुल मिलाकर के फिजिक्स को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, वो तो सारे चैप्टर के लिए है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट किसी एक चैप्टर के लिए नहीं है, यानी वो इस पूरी फिजिक्स पर लगेगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट वो इस पूरी फिजिक्स पर लगेगा, 11th पर और 12th पर। देखो, वो जो फिगर था जिसको हमने अभी अभी दिखाया है, ये वाला फिगर है ना, ये वाला फिगर जो है जिसको हमने दिखाया है, ये इसीलिए छापा गया है, ये चाह रहा है कि भाई फिजिक्स को आप सामान्य रूप से ना सोचें, ज़्यादा इसमें मजबूत होने वाली बातें, मतलब ज़्यादा गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। भाई जब जेई मेंस और एडवांस हम दोनों को मिला देते हैं तो फिजिक्स पढ़ना वाव टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको मैं कुछ अच्छी बातें यहाँ से दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं अगर इसके आगे बढ़ जाऊँ तो ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इनफिनाइट रेंज, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों कुछ ये रेंज अगर आप जाने तो आपके लिए बड़ा ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है भाई? देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मास 10 टू द पावर माइनस, हालांकि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, है ना, तो ऐसा होता है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 10 टू द पावर माइनस 30 kg, और यूनिवर्स का मास कितना है? 10 टू द पावर 55 kg, है ना। कितना मज़ेदार बात। यहाँ जैसे लेंथ में ये जो है, देखो 10 टू द पावर माइनस 14 मीटर, ये किसी न्यूक्लियस का डायमीटर हो सकता है। और हमारी जो गैलेक्सी की बाउंड्री है ये 10 टू द पावर 26 मीटर है। तो देखो कहाँ से कहाँ हम बढ़ रहे हैं। अब देखो टाइम में कितना इंटरेस्टिंग है, इसको मैंने इसीलिए समय बचाने के लिए लिख लिया है। देखो 10 टू द पावर माइनस 22 सेकेंड, क्या है ये समय? 10 टू द पावर माइनस 22 सेकेंड वह समयांतराल है जिसमें एक फोटॉन, जिसमें लाइट का एक फोटॉन एटम के न्यूक्लियस को क्रॉस कर जाता है। मतलब सोचो कि लाइट की स्पीड कितनी है? 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस समयांतराल में एक न्यूक्लियस को वो पार कर जाएगा। अच्छा, हमारी क्षमता कितनी है? बी फील अप टू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड, बियॉन्ड इट बी कैन नॉट फील। मतलब हम केवल 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड को ही फील कर सकते हैं, इससे कम समय को हम फील नहीं कर सकते। यहाँ तो बात की जा रही है 10 टू द पावर माइनस 22। तो ये फिजिक्स है सर, मतलब फिजिक्स का जादू है जैसा हम कह सकते हैं। तो फिर
ये कितना समय है, ये इतना समय है जिसमें 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने वाला लाइट, मतलब लाइट यहाँ से 1 सेकंड में चंद्रमा पर पहुँच जाती है। तो ये वो समय अंतराल है जिस समय में एटम के न्यूक्लियस को लाइट सिर्फ क्रॉस कर पाती है बस। और यूनिवर्स की एज कितनी है, 10 टू द पावर 18 सेकेंड। ये 10 टू द पावर 18 सेकेंड, देखो इतना ईयर आएगा, इतना ईयर्स है ये। 10 टू द पावर 18 सेकेंड इतना ईयर बनेगा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, मतलब 31 अरब साल, 31 अरब 68 करोड़ है ना। इस प्रकार से 87 लाख है ना, यू कैन से 38,506 ईयर बन जाएगा। ये कुछ इन्फिनाइट रेंज हैं जिनकी बात हम किसी और साइंस में नहीं करते भाई, फिजिक्स में ही कर सकते हैं। सो मच इंटरेस्टिंग यार। तो देखो ये क्या हो सकता है, मतलब देखो क्या बात की गई, निगेटिव टाइम है ना। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव टाइम से हमारा फायदा क्या होगा। तो देखो फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मेजर्ड फोटॉन्स एग्जिस्टिंग मटीरियल, मतलब इसमें ये बताया गया है कि कहीं हम फोटान को डाल रहे हैं तो जब हम उसको इंटर करवा रहे हैं उससे पहले कोई चीज़ वहाँ प्रेजेंट है। भाई हम फोटान को यहाँ से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करवा रहे हैं तो भाई इंटर करने में कुछ समय लगेगा। अगर उस समय से पहले ये फोटान वहाँ प्रेजेंट हो, इसी को कहते हैं निगेटिव टाइम। सामान्य रूप से ना आपके समझ में आएगा ना सामान्य रूप से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। भाई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस लेक्चर में। तो अलग से मुझे अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊं तब भले समझ में आए। अभी ये केवल और केवल मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की, आपकी क्यूरियासिटी बढ़े इस वजह से ऐसी चीज़ों को यहाँ दिखाया जा रहा है। अगर निगेटिव टाइम आपने खोज लिया तो होगा क्या, लीड्स, यहाँ लिखा गया है लीड्स टू सुपर फास्ट क्वांटम डेटा ट्रांसमिशन एंड जीरो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जीरो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जीरो लेटेंसी कम्युनिकेशन, जीरो लेटेंसी कम्युनिकेशन है ना। तो क्या मतलब हुआ, जीरो लेटेंसी कम्युनिकेशन का क्या मतलब हुआ। देखो मैं ये जो पेन है यहाँ जब मैं चला रहा हूँ तो जैसे ही मैं चलाऊँ तुरंत दिखे, इसी को क्या बोलते हैं, जीरो लेटेंसी। अगर मैं चला रहा हूँ थोड़ी देर बाद दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें लेटेंसी है ना। तो ये चीज़ साइंटिस्ट जस्ट ऑब्जर्व नेगेटिव टाइम इन ए क्वांटम एक्सपेरिमेंट। तो फिर मतलब कुल मिलाकर के हमारा क्वांटम कंप्यूटर कितना तेज हो जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ें। और ये देखो इस प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग लाइनें ये लिखी गई हैं भाई, इनको रोक करके स्लाइड आप पढ़ो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो। और ये फिजिक्स की ही बात है तो मैं समय खर्च कम करूँगा, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। ब्लैक होल हियरिंग, इसका बेनिफिट क्या होगा। ब्लैक होल को की आवाज़ को अगर हम सुन रहे हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि वी कैन नाउ हियर द यूनिवर्स एंड सी events light cannot reach, light cannot reach, यहाँ लिखा गया है रीच। ये जो है कुछ ऐसे उसमें लिख उठा बच्चों, इसके लिए बहुत सॉरी, cannot reach है ना। तो अगर हम क्या पता कर लें, और इसको कौन करता है डिटेक्ट, LIGO डिटेक्ट है ना। तो बेनिफिट, अगर हम ब्लैक होल की हियरिंग सुन सकें तो वी कैन नाउ हियर द यूनिवर्स एंड सी इवेंट्स लाइट कैन नॉट रीच। तो जहां लाइट नहीं पहुंच सकती हम उसे भी सुन सकते हैं, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये देखो
क्रिस्टल, टाइम क्रिस्टल। टाइम क्रिस्टल कितना इंटरेस्टिंग है। ए न्यू स्टेट ऑफ मैटर where atoms oscillate for ever without energy loss। सोचो, मतलब एक ऐसी जगह हाँ जहाँ एटम हमेशा मूव करेगा और कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें कहाँ हो सकती हैं? सिर्फ फिजिक्स में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें एटम मूव करेगा और कभी भी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। इससे हमें क्या मिलेगा? परपेचुअल क्वांटम मेमोरी। हमको क्या मिलेगी? परपेचुअल क्वांटम मेमोरी। ये क्या लिखा गया है? परपेचुअल क्वांटम मेमोरी हमको मिलेगी फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिससे कि हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकें। मतलब कुल मिलाकर के आपने ये बात सैकड़ों बार सुना होगा कि अर्थ तो हमें मिल चुकी है, लेकिन इतना समय लगेगा कि हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। मुझे लग रहा है कि जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो आपको पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं एक जेईई एडवांस का एक सवाल भी ले लिया हूँ। देखो मैं यहाँ साल में इसको करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आगे अगले ही चैप्टर से ऐसे सवालों की झड़ी लग जाएगी आपके साथ। मतलब कुल मिलाकर के ये यूनिट एंड मेजरमेंट का ही सवाल है, और ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपके साथ सिर्फ, देखो फिजिक्स क्या है, सिर्फ सवाल ही है। फिजिक्स में हम केवल सवाल ही सॉल्व करेंगे। इसको हमने क्यों ले लिया, इसका उद्देश्य ये था यहाँ पर लेने का। जल्दी से आप देख सकते हैं भाई, देखो ये नए मैटर की कल्पना कहाँ की जा रही? फिजिक्स में। तो यहाँ भी देखो इस सवाल, जेईई एडवांस के इस सवाल ने भी एक ऐसे मैटर की कल्पना की है। देखो सवाल को आप पढ़ना, एक ऐसे मैटर की कल्पना की है जिसमें ये बता रहा है कि ये Z जो है, Z इज इक्वल टू यस स्क्वायर सिग्मा अपान कप्पा। तो सबको इसने बताया है क्या है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये Z क्या है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक फिगर ऑफ मेरिट है। मैं ये बताऊंगा कि ये Z क्या है। ये है थर्मो इलेक्ट्रिक फिगर ऑफ मेरिट है। फिगर ऑफ मेरिट है। देखो ये सब ऐसे बहुत सारे सवाल हम करेंगे, इसलिए इस सवाल को कराने का यहाँ उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि कोई भी मटीरियल, ये यानी Z एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि कोई भी मटीरियल टेम्परेचर से इलेक्ट्रिक को कितना एफिशिएंटली पैदा कर सकता है। ये Z क्या बताता है? Z क्या है देखा आपने? Z इस प्रकार से Z को हम कैलकुलेट करते हैं। Z क्या बताता है? तो Z ये बताता है कि कोई भी मटीरियल टेम्परेचर डिफरेंस से, कोई भी मटेरियल टेम्परेचर डिफरेंस से कितना एफिशिएंटली इलेक्ट्रिक को जनरेट कर सकता है। Z क्या बताएगा? एक किसी भी मटेरियल का ये वो पैरामीटर है जो बताता है कि उस मटेरियल के द्वारा टेम्परेचर डिफरेंस को, देखो कुल मिलाकर के मान लो ये हमारे हाथ में मैंने लिया है, मान लो एक मटेरियल है, ये हमारा जो है लिखने वाली जो कलम है। तो अगर इसका Z ज़्यादा है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बनाएगा। अगर इसकी Z की वैल्यू कम है तो ये टेम्परेचर डिफरेंस से कम इलेक्ट्रिक बनाएगा। गुरुजी ये बात काहे बता रहे हो? जो आपका गाड़ी में साइलेंसर लगा हुआ है और हमारे घर में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां टेम्परेचर डिफरेंस लगातार
बनता रहता है। हम फ्रिज चलाते हैं, हम जो है एसी चला रहे हैं, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइलेंसर गर्म हो रहा है, इंजन गर्म हो रहा है। अगर इस टेम्परेचर डिफरेंस, जहाँ भी टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वहाँ अगर हम ऐसा मैटर लगा पाए कि उस टेम्परेचर डिफरेंस को कोई डिवाइस हो जो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दे, तो हमारे लिए कितनी मज़ेदार बात होगी। देखो, जेईई एडवांस कहीं से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जो इररिलेवेंट हो। भाई देखो, समाज डेवलप कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उसमें कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, उस पर जेईई एडवांस बहुत तेज़ी से प्रश्न कर देता है। देखो, वैसे कहने के लिए तो ये सवाल जो है यूनिट और मेजरमेंट डायमेंशन निकालना है। चलो तुम्हें आंसर मैं बता ही दे रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन सही है बी। इसकी डायमेंशन केवल केल्विन इनवर्स आएगी, बाकी सारी चीज़ें कट जाएगी। यस क्या है, सीबैक काफिशिएंट है, सिग्मा क्या है, यस को दिया भी गया है यहाँ पर, है ना। और वैसे तो यस को यहाँ दिया गया है, कप्पा को नहीं दिया गया है ना। तो यू कैन से कप्पा को भी नहीं दिया गया। देखो, कप्पा का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, इस कप्पा का फार्मूला, तो ये Q/T इक्वल टू कप्पा इंटू ए इंटू कप्पा, चलो गुणे का निशान, इंटू ए इंटू डेल्टा टी अपान यल, डेल्टा टी अपान यल। तो यहाँ से देखो कप्पा तुम निकाल सकते हो। देखो, ये वाली क्वांटिटी क्या है, हीट है, ये वाली क्वांटिटी क्या है, टाइम है, ये कप्पा देखो यही थर्मल कंडक्टिविटी है, वहाँ पर ऊपर दिया गया है। ए क्या है, एरिया है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, यल क्या है, लेंथ है ना। तो ये चीज़ें, तो देखो इस सवाल कराने का हमारा मकसद नहीं था, जैसा मैंने पहले बता दिया। जैसे ही ये लेक्चर समाप्त होगा, अगले लेक्चर से हम सिर्फ सवाल ही करेंगे। फिजिक्स जो है क्या है, सिर्फ सवाल की ही पढ़ाई है, सारी चीज़ें सवाल से ही सिखाई जाएंगी, और वो भी जेईई मेंस और एडवांस के सारे सवाल हम बहुत तेज़ी से यहाँ करेंगे। उद्देश्य क्या था भाई, ऐसा मटेरियल हमको खोजना है, मेहनत करना है ऐसे मटेरियल को खोजने में जिसका जेड बहुत ज़्यादा हो, जिससे उस मटेरियल को यूज करके टेम्परेचर डिफरेंस को हम बिजली में कन्वर्ट कर सकें। आओ आगे, ये 4 पिलर्स ऑफ रियलिटी। अब सोचो, अगर ये ग्रेविटी ना होती, सोचो अगर ये ग्रेविटी ना होती, हम कुछ सोच पाते? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो ये बहुत मोटी मोटी बातें। ये वीकेस्ट है, ये जो है इन्फिनाइट रेंज है। हमें दो बातें जाननी है। देखो, ये वीकेस्ट है और इसकी रेंज कैसी है, इन्फिनाइट है। ये स्ट्रांग है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्लू ऑफ एटम, एटम को चिपकाने वाला। वीक न्यूक्लियर, है ना, तो ये कब आपको पता चलता है, जब डीके रेडियो एक्टिविटी में, है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फिनाइट रेंज है, चार्ज की वजह से होता है। जल्दी से आपको ये वाला चार्ट, मेरे ख्याल से ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वाला पॉइंट आप पढ़ लें। जो सरल बातें हैं उसको आप रोक करके पढ़ें, ये जो सरल बातें हैं इसको आप रोक करके पढ़ें, इस पर हम समय ना दें। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इसको आप रोक करके पढ़ें। मतलब क्या मतलब है, देखो ये वाली लाइन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन से बंधा हुआ है, न्यूट्रॉन से बंधा हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बंधा हुआ है। इसमें चार्ज का कोई रोल नहीं है। आप कहोगे गुरुजी प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो पढ़ाया गया था, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आप कह रहे हो कि इसके बीच में फोर्स लग रहा है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि एक दूसरे को रिपेल तो करते हैं, ये बात 200% सत्य है। लेकिन न्यूक्लियस के अंतर्गत जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
चार्ज इंडिपेंडेंट, ये वाला फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। जब ये पार्टिकल एक लिमिट से ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो उनके बीच में स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है और वही फोर्स न्यूक्लियस को बांध के रखता है। तो चलो, हमने इसमें काम की जो बात थी उस पर बात कर दिया। वीक न्यूक्लियर अभी आपको बता ही दिया, ये चीज़ आप पढ़ लें, बहुत ज़्यादा आसान है, ये टेबल हमारे दिमाग में होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप 10⁻⁻39, देखो कितना कम है, सोचो ये कितना कम है ना। अगर ये 10⁻⁻39 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13 है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये 10⁻⁻2 होगा। तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ये 1 होगा। ये रेशियो आप कह सकते हो, है ना। तो ये रेशियो मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स देखो कितना ज़्यादा मजबूत है। इससे 100 गुना कम कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इससे 10⁻13 टाइम्स ये कम है और 10⁻39 टाइम्स ये कम है ना। कहाँ ऑपरेट करेगा? ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अपने नोट्स में बनाना चाहिए। इस चीज़ को आपको अपने नोट्स में बनाना चाहिए और एक बार अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे निश्चित रूप से समझ जाएंगे। कहाँ लगेगा? ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक और चीज़ चलती है, वो है फिफ्थ फोर्स की रियलिटी, है ना। कभी कभी वैज्ञानिकों के दिमाग में फिफ्थ फोर्स चलता है। 4 फोर्स से जब हमारा काम नहीं बन पाता तो 5वें फोर्स की बात होती है। 5वां फोर्स का फ़ायदा क्या होगा? फिर से नई फिजिक्स लिखी जाएगी। बहुत सारे प्रश्न के उत्तर ऐसे हैं जो हमको नहीं मिलते हैं, जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन कंप्यूटर में। तो इन सब चीज़ों का उत्तर हमें बच्चों नहीं मिलता। तो फिर वैज्ञानिक सोचता है क्या 5वां भी फोर्स है? तो नेचर में तो भाई वही 4 फोर्स हैं जिनको अभी हमने दिखाया, यही 4 फोर्स हैं। नेचर में तो भाई यही 4 ही फोर्स हैं। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। और 5वें फोर्स की बात इसलिए की जाती है कि बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाता, तो हम सोचते हैं ऐसा। जो इसका ये लिखा गया है लाइन से, ये हो सकता है कम दिख रहा हो, यहाँ लिखा गया है दिस विल रीराइट एवरी फिजिक्स टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री। अगर ये डिस्कवरी हुई तो हमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और हमें फिजिक्स की किताबों को फिर से लिखना पड़ेगा। और आगे अगर हम बढ़ जाएं तो देखो ये बेहतरीन चीज़ क्या आपके सामने है ना। देखो क्या बताया जा रहा है, न्यू क्या बताया जा रहा है भाई? न्यू रिसर्च 2025 रिसर्च शो हीलियम 3 स्केपिंग फ्रॉम अर्थ कोर। मतलब ये हमारी अर्थ की कोर है और यहाँ से जो है हीलियम निकल रही है। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे हमारा फ़ायदा बच्चों ये होगा, ये मैं पढ़ दे रहा हूँ, बेनिफिट क्या है। तो बेटर अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, मतलब जो ये हीलियम 3 निकल जा रही है, इससे हम बेटर अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन कर सकेंगे। मतलब हमें पहले से पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक कहाँ आने वाला है। एंड अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स इंटरनल इंजन, और अर्थ के आंतरिक इंजन को हम आसानी से समझ सकेंगे। तो ये नई रिसर्च ऐसा बता रही है। क्या है यूनिफिकेशन ड्रीम? क्या है? मैक्सवेल के ये इक्वेशन है बच्चों। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं और वो चारों इक्वेशन, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं और वो चारों इक्वेशन से उन्होंने बहुत कुछ बातें बताई हैं। तो उन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म और लाइट को एक साथ करने का प्रयास किया है। सलाम और बीनबर्ग हैं, ये बीक ईएम वेव है ना,
गोल इनका क्या है, टू मर्ज ऑल फोर इनटू सिंगल फोर्स, मतलब यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब बहुत सीधा है, बहुत साफ है, बहुत मोटी बात है। यूनिफिकेशन का मतलब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इस यूनिफिकेशन को, राइट। कुल मिलाकर के क्या है बच्चों, बहुत मोटी बात है ये कि कोई ऐसा रूल बने, यूनिफिकेशन का मतलब यही है कि कोई ऐसा रूल बने या ऐसा नियम कानून बने जिससे हम पूरी फिजिक्स को, जो चार फोर्स है, चारों को हम एक साथ एक्सप्लेन कर दें किसी ऐसी चीज़ से। वही यहाँ पर लिखा गया है कि इसका गोल क्या है, तो जल्दी से हम आगे बढ़ लेते हैं। तो ये देखो रैप ड्राइव, ये आपको जानना चाहिए। बेनिफिट क्या है इसका, कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस इन फ्रंट एंड एक्सपैंडिंग बिहाइंड टू ट्रेवल फास्टर। मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन आप जो है इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए इंटरेस्ट के लिए। तो क्या इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, कोलोनाइजिंग मार्स इन 10 मिनट्स एंड इन interstellar reach, colonizing Mars in 10 minutes and interstellar reach। तो अगर ये चीज़ एल्क्यूबियरर है ना, तो वार्प ड्राइव, तो इस प्रकार से इसका बेनिफिट मिलेगा। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की बात, सुपर कंडक्टर का बहुत सारा फ़ायदा है, फ़ायदा वही हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्या फ़ायदा, नो इलेक्ट्रिसिटी लॉस ग्लोबली, फ्लाइंग ट्रेन्स हम बनाएंगे, मैग्लेव एवरीवेयर, है ना। क्या मैं इसको लिखूं, देखो यहाँ लिखा गया है नो इलेक्ट्रिसिटी लॉस ग्लोबली और मैग्लेव एवरीवेयर, है ना, फ्लाइंग ट्रेन्स। तो ये सब फ़ायदा होगा अगर हम सुपर कंडक्टर को की डिस्कवरी कर पाए। लॉज ऑफ नेचर क्या है, फिजिकल लॉज आर, तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात, देखो एक नई बात भी यहाँ लिखी गई है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ दिस लॉज। तो यहाँ हम मैथमेटिक्स से चीज़ों को समझने का। अनचेंजिंग क्वांटिटीज़, तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो अनचेंजिंग हैं। इससे रिलेटेड एक पेज है, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, इग्निशन। तो क्या फ़ायदा होगा इसका, इसका फ़ायदा ये होगा, नो कार्बन नो वेस्ट जस्ट लाइक सन, है ना। बेनिफिट क्या है, अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी, नो कार्बन नो वेस्ट जस्ट लाइक द सन। तो ये फ़ायदा है, ये चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। जल्दी से अगर हम आगे बढ़ें तो जेम्स वेब टेलीस्कोप, इसका क्या फ़ायदा है, वी आर फाइंडिंग आवर ओरिजिन्स एंड द ट्रू एज ऑफ स्पेस टाइम, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको समझना चाहिए, इंटरेस्ट इसमें जगना चाहिए आपका। क्वांटम इंटेंगलमेंट, अभी ऐसे टॉपिक हैं जिन पर कि सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। बेनिफिट इसका क्या है, क्वांटम इंटेंगलमेंट का, अनहैकेबल क्वांटम इंटरनेट। जैसा हम सुनते हैं कि हमारा इंटरनेट हैक कर लिया गया है, अगर ये डिस्कवरी हुई तो फिर हम हैक नहीं किया जा सकता है इंटरनेट को। तो क्या है, द इनविजिबल यूनिवर्स, ये कुछ डेटा है जिसको आप पढ़ सकते हैं, इस पर मैं समय नहीं दूंगा। यहाँ पर मैपिंग डार्क मैटर, डार्क मैटर के विषय में ये कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट जिसको आप देख सकते हैं। और स्मैशिंग एटम्स सर्न, है ना, इज़ द लार्जेस्ट। तो इस सर्न के विषय में भाई जानिए, इसमें जो भी पॉइंट मैं लेकर के आया हूँ कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य है कि आप उसे पढ़ें। देखो ये वाला पेज मेरे ख्याल से लीगो है ना, दैट इज़, ये शुरू में आपने देखा था। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, किसी भी पेज को आप रोक करके पढ़ सकते हैं, है ना। डायसन स्फीयर आपने देखा होगा, कहाँ पर, पिक्चर में, डायसन स्फीयर फॉर एनर्जी। तो कैसे, व्हाट इफ़ वी मास्टर ग्रेविटी एंड नेगेटिव टाइम, मतलब ऐसा क्या होगा जब हम ग्रेविटी और नेगेटिव टाइम पर मास्टरी कर लें, तो फिर क्या जनरेट करेंगे, डायसन स्फीयर हम जनरेट कर सकते हैं। गैलेक्टिक इंटरनेट, है ना,
क्योरिंग डिजीजेज एट द एटॉमिक लेवल, तो फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पर कमेंट में लिखते हैं तो मैं भी उस पर वीडियो बना दूंगा। तो कुछ इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें है ना, जिसको मैं, हाँ ये देखो, ये एक पॉइंट ये वहीं से लिया गया है, तो ये है भाई इंटरेस्टिंग। तो यही पेज मैं ढूंढ रहा था, ये वही एनसीईआरटी का पेज है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है ना, चार्ज ईटीसी कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। देखो आपने 9th वगैरह में सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ओ सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऐसे ही यहाँ और बहुत सारे कंजर्वेशन वाली लॉ आपको मिलेंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऐसे और बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या मज़ेदार बात है, देखो ये मज़ेदार बात है, सम ऑफ द कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्पिन, बेरियन नंबर, और क्या इस है ना, स्ट्रेंजनेस, हाइपरचार्ज ईटीसी, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट देम। मतलब ये सब भी कंजर्वेशन से ही रिलेटेड हैं, लेकिन तुम्हें चिंतित नहीं होना है, इसने ऐसा लिखा है। और ज़रा सा मैं क्या आपको इसको क्यों लेकर के आया था, ये पेज आप जितनी बार पढ़िए उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो हाँ, इसमें ये बताया जा रहा है, देखो कि दिस लॉ, मतलब कि वही सारे कंजर्वेशन की लॉ है ना, दिस लॉ इज एन आउटकम ऑफ आवर एक्सपीरियंस over several centuries. It has been found to be valid in all experiment. मतलब ये सारे, मतलब इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें ये लिखा गया है कि जो सारे कंजर्वेशन के लॉ हैं वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं, उनका कोई प्रूफ नहीं है कि उनको हम जो है प्रूफ करें। इसमें देखो एक बहुत आगे बहुत मज़ेदार बात लिखी गई है कि जैसे देखो, ये क्लास 9th में आपने किया है, इस चीज़ को यहाँ लिखा भी है इसने। देखो, सम स्टूडेंट फील दैट दे कैन प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी by adding kinetic energy and potential energy at a point showing that it turns out to be constant। देखो 9th में आपने ये पढ़ा था, किसी भी पॉइंट पर उसकी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो किसी भी पॉइंट पर, चाहे ऊपर नीचे बीच में कहीं भी, तो आपने ये पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता था। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये प्रूफ नहीं है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये प्रूफ नहीं है, ये चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो देखो क्या बता रहा है, एज पॉइंटेड आउट अबव दिस इज ओनली वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ नॉट इट्स प्रूफ। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रूफ नहीं है, केवल और केवल क्या है, वेरिफिकेशन है। ये देखो टेक्नोलॉजी और क्या कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया है, कभी आपका मन करे तो आप देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी कहाँ से वो टेक्नोलॉजी जन्म ली, ये इधर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं और वो टेक्नोलॉजीज किस फिजिक्स से जन्म ली, जैसा आपको पहले से भी पता है, नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं और किस लॉ से जन्म लिया है ना। तो जैसे आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो क्या करती है, फिजिक्स से हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और टेक्नोलॉजी से हमें फिर से फिजिक्स डेवलप करना पड़ता है। मतलब फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी को जन्म देती है और टेक्नोलॉजी से फिर नई फिजिक्स प्रकट हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते हुए ये हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ रहा है।
मैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ अभी कराने तो बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम कहो, लिखोगे, कमेंट करोगे कि कोई किसी क्वेश्चन पर हम आपसे डिस्कस करें, तो ज़रूर हम करेंगे। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने क्लास के शुरुआत में बताया था कि जब तुम डीमोटिवेट हो तो ये क्वेश्चन तुम पढ़ो, ये बहुत मज़ेदार है। जब तुम डीमोटिवेट हो तो ये क्वेश्चन तुम पढ़ो, ये बहुत मज़ेदार हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन पढ़ करके इनका अगर आंसर लिखने का प्रयास करते हो, ये सारे क्वेश्चन ही हैं, तो फिर इसमें बहुत बेहतरीन बेहतरीन बातें आपको मिलेंगी। तो कभी भी जब, मतलब मेरा ही अपना एक्सपीरियंस है, मैं स्वयं भी, देखो हर इंसान डीमोटिवेट होता है, उसी में से मैं भी हूँ। मैं स्वयं भी अगर कभी डीमोटिवेट हो रहा हूँ तो मैं इन क्वेश्चनों को पढ़ करके मोटिवेट हो जाता हूँ। तो कभी भी इस स्लाइड को आप रोकें और पढ़ें, क्योंकि मैं अगर पढ़ूँगा तो समय जाएगा। मुझे एक बड़ा ही, देखो 15 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया और इसका 16वां नंबर का क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था कि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का, मतलब ये मोटिवेट करने वाले क्वेश्चन हैं। जैसा उसमें शुरू में लिखा गया था कि देखो भाई, ऐसा है कि जो साइंस पढ़ाने वाले हैं, जो साइंटिस्ट हैं, साइंस जो पढ़ने वाले हैं, तो ये सब एब्सेंट माइंडेड हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइनमैन और डैमो ये ऐसे तो महान वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग वे में फिजिक्स को डेवलप किया है। तो फिजिक्स पढ़ना इरिटेटिंग नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, और हम इसे अपनी जनरल लाइफ को जीते हुए, सामान्य अपने अंदर स्मार्टनेस को डेवलप करते हुए फिजिक्स को बहुत मज़े से पढ़ सकते हैं। तो मेरे साथ जेई एडवांस, खास करके मेरा फोकस रहेगा थोड़ी सी थ्योरी समझाने के बाद जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करना, साथ साथ में जेई मेंस के भी क्वेश्चन और नीट के भी क्वेश्चन, और आपको मैं बड़े हल्के हल्के क्वेश्चन दिखाता चलूँगा जब मैं जेई एडवांस और जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन सॉल्व आपके साथ करता चलूँगा। क्योंकि फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट उसी क्वेश्चन से ही सीखे जाते हैं, तो उसी क्वेश्चन से ही सब कुछ आप सीखेंगे। कहीं ना कहीं मैं अगले चैप्टर में आपके सामने डायमेंशन लिखने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था जेई एडवांस का, डायमेंशन पर था, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और पिछले साल आए हुए क्वेश्चन को लेकर के जल्दी से 2 मिनट में थ्योरी कवर करके सिर्फ और सिर्फ हम इस अपने वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन आपके साथ करने वाले हैं। तो आपको हमारे साथ आने वाला है ढेर सारा मज़ा। और जब भी आप डिमोटिवेट हों, हमारी ये बात याद रखें, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ें मन लगा करके। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, या आप चाहते हैं कि मैं, चूँकि भाई 10 से 15 मिनट 20 मिनट एक ही क्वेश्चन पर लग जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टाइप की बातें हैं, इसीलिए मैं अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपके साथ आऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये मोटिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा जो टारगेट होगा वो अगले लेक्चर से एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन पर होगा, वो भी मेरा मेन फोकस जब जेई एडवांस पर रहेगा। तो बोर्ड वाले क्वेश्चन सोचो कितने सरल लगेंगे आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और बहुत सारा एंजॉय लेते हुए आप अपनी इस जर्नी को मेरे साथ आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।